क्योंकि आप देखिए कि जो बिलावल भुट्टो कल तक पानी पर खून बहाने की धमकी दे रहा था, वो बिलावल भुट्टो अब दोस्ती करने की बातें कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो याद है ना, कैसे कहता था कि खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। मोदी के विदेश दौरे के बीच चीन साजिशें करने में जुटा है, तो उधर खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान इधर उधर दौड़ा भागा घूम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंच गए। अजरबैजान वो देश है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी बनी हुई है जो भारत के खिलाफ चालें चलती है। पाकिस्तान की वायुसेना का चीफ अमेरिका गया हुआ है। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बाद फिर से पाकिस्तान का कोई आर्मी अफसर अमेरिका गया है। पाकिस्तान में यह भगदड़ इसलिए मची है कि एक तो भारत उसे हर जगह मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके पाले आतंकियों में ही कुछ आतंकी खुद पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए। पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं। कल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक बम धमाके में 4 सरकारी कर्मचारी मारे गए। इससे पहले पाकिस्तान के वजीरिस्तान में कार बम धमाका हुआ था, इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी बम धमाका हुआ, पुलिस थाने में हमला हुआ, बैंक में आग लगा दी गई। पिछले महीने जून में ही पाकिस्तान में 78 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान के पाले आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सालों से जो आतंकवाद पाल रहा है, वही आतंकवाद अब उसे बर्बाद करने में जुटा है। अपनी इस बर्बादी को देखकर भी पाकिस्तान हालांकि सुधर नहीं रहा। वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उन आतंकियों को पाल रहा है जो आतंकवादी भारत को जख्म देने के लिए पाकिस्तान ने बनाए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के रिश्तेदार निपट गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट शुरू होगा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी ठोकने का नंबर आ जाएगा। फिर से भारत की मार खाने का डर तो पाकिस्तान के अंदर है ही, क्योंकि आप देखिए कि जो बिलावल भुट्टो कल तक पानी पर खून बहाने की धमकी दे रहा था, वो बिलावल भुट्टो अब दोस्ती करने की बातें कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो याद है ना, कैसे कहता था कि खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। शांति चाहते हो तो इसीलिए इसको बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू कर, और हमारे यहां ओवैसी इसको तगड़े से रगड़ चुके हैं। शशीर थरूर ने भी इसकी क्लास लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान को बेइज्जती की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब उसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। वो सुन्न पड़ चुका है। कोई थप्पड़ भी मार के जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, बेइज्जत होना कौन सी बड़ी बात। खैर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है वो आपको बताया। अब आपको बताता हूं भारत की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोप भवन से बाहर आए केजरीवाल मोदी को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव के नए घर में ऐसा क्या है जो 2027 में योगी का गेम बिगाड़ देगा? यादव कथावाचकों के मुद्दे पर हंगामा मचाते अखिलेश यादव ने अपने घर की पूजा किससे कराई? मराठी ना बोलने वालों को पीटते राज ठाकरे के लोगों का नवभारत पर मराठी टेस्ट हुआ तो क्या रिजल्ट आया? अब ये पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं और यहां भारत में 4 राज्यों में भयंकर पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन के तार अब खुलते जा रहे हैं। अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि इंडी वाले एक दूसरे के खिलाफ खुल के तलवारें भांज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस तो कहीं पीछे छूटी हुई है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए अपना नया आशियाना यहां तक बना लिया। पीडीए के सहारे अखिलेश 27 के सपने बुन रहे हैं। वहीं दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल अब कोप भवन से निकलकर बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि राहुल गांधी के पसीने छूट गए होंगे। केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारी करने में लग गए जो कांग्रेस के होश उड़ा देगी। केजरीवाल बिहार में एंट्री करने की बातें कर रहे हैं। बिहार में तो वोटों के लिए भयंकर मारामारी ऑलरेडी मची हुई है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी से लेकर कांग्रेस और ओवैसी निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उससे विपक्षी दल सन्नाटे में। इसी तरह से महाराष्ट्र में हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक होने जा रहे हैं। सोचिए राजनीति में क्या ना हो जाए। बीएमसी चुनाव में कहीं पार्टी का डब्बा ना गोल हो जाए, इसलिए राज और उद्धव मराठी कार्ड खेल रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी भाषा के नाम पर खुल के मनमानी कर रहे हैं, पीट दे रहे हैं किसी को भी। लेकिन नवभारत पर जब हमने उनके लोगों से मराठी भाषा पर कुछ सवाल पूछे तो उनका जो ये भाषा का टेस्ट था उसका रिजल्ट क्या आया देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन ये तो इतना बवाल मचा है ना, बिना ट्रेलर देखे काम होगा। पहले ट्रेलर तो देखिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस
बहुत सारा माल है इसमें, पॉलिटिकल माल। तो शुरुआत सबसे पहले अखिलेश यादव की बात से करता हूं, जो 2027 में जीत का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने अब नया दांव चला है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया आशियाना बना लिया है। ये जो शानदार आप आलीशान देख रहे हैं तंबू और जो घर आपको दिख रहा है, यही अखिलेश यादव का नया ठिकाना। ये आजमगढ़ से अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे विधि विधान से अखिलेश यादव ने अपने इस घर और दफ्तर का गृह प्रवेश किया। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटावा में कथावाचक कांड पर जमकर पॉलिटिक्स की थी। तब कहा था कि क्या यादव कथा नहीं सुना सकते, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाया। वो भी एक नहीं बल्कि 5 ब्राह्मणों से गृह प्रवेश करवाया। इसे पीडीए भवन कह रहे हैं। ना पूजा कराने वाला जो है कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। उन्होंने 5 ब्राह्मण बुलाए और पूजा कराई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश किसी यादव से गृह प्रवेश की पूजा नहीं करवा सकते थे? सुनिए अखिलेश यादव के घर में पूजा करवाने वाले पंडित जी ने क्या बताया। हम ही ने कराया। अच्छा, आपका क्या? हम ही ने कराया है। अच्छा, कितने ब्राह्मण थे? हमारे पास 5 ब्राह्मण थे। पार्टी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, उपरेहित बनकर आया था और इनके बुलाने पर। दूसरी बात, वह इटावा की जो व्यवस्था है वो न्यायालय देख है, वह सरकार वहाँ की देख है, वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसके बारे में तो वो नहीं कहा। इसको तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। अब बताइए, अखिलेश यादव अपने घर की पूजा ब्राह्मण से करवा रहे हैं। लोगों को लगा था इतना हाल में विवाद हुआ है, पीडीए की बात करते हैं, किसी यादव को बुलाएंगे और पूजा पाठ कराएंगे। इसमें गलत क्या था? कराते एक अच्छी मिसाल पेश होती। लेकिन अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने पूजा ब्राह्मणों को बुला के कराई। अखिलेश यादव दूसरों को जो बातें कहते हैं क्या उस पर खुद अमल नहीं कर सकते थे? अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाया था कि बागेश्वर बाबा कथा करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन आप खुद के लिए आजमगढ़ में शानदार आशियाना बनवा लिया। अखिलेश यादव का यह घर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से मॉड्यूलर है। आप देखिए, अखिलेश यादव का यह घर 72 बिस्वा यानी करीब 2.25 एकड़ में फैला है। आजमगढ़ के अनवरगंज में यह घर बनाया गया है। घर का नाम अखिलेश यादव ने पीडीए भवन रखा है। घर को 2 मंजिल का बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा मीटिंग हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर अखिलेश यादव रहेंगे। इस कैंपस के अंदर जनसभा भी हो सकती है। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो आजमगढ़ से पूर्वांचल की सीटों पर नजर रखेंगे और 2027 में जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। और नया घर बनवाया, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से कहते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं, वैसे लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई आप पैसा लेते हैं, घर बनाते, किसी ने कुछ बोला? वो तो बाकियों की सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। खैर, अखिलेश यादव को सुनिए गृह प्रवेश के बाद उन्होंने क्या कहा। इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। आजमगढ़ को ही अपना नया ठिकाना अखिलेश यादव ने क्यों बनाया, यह भी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव चला था और अब इसी पीडीए वाली पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव नए सिरे से आजमा रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में 114 सीटें जीती और समाजवादी को मात्र 16 सीटें मिली थी। 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 86 हो गईं और 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 55 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 9 सीटें मिली, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 12 सीटें जीती थी। इसी वजह से अखिलेश यादव पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सपा के सांसद भी हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अगर पूर्वांचल में बरकरार रख लेते हैं तो शायद 2027 में योगी आदित्यनाथ का जो विजय रथ है उसको रोक पाए। अखिलेश यादव तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कह रहे हैं कि 2027 में पूर्वांचल रिकॉर्ड बनाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। जो बीजेपी की तरह घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड।
ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। यूपी में अखिलेश यादव नए नए फॉर्मूले खोज रहे हैं और अखिलेश यादव के प्लान ऑफ एक्शन में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब केजरीवाल एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को मिशन बना लिया है। वो गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, इसके बाद भी केजरीवाल लगे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमले बोल रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात में एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल को एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी परेशान हो गए होंगे। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भाई केजरीवाल साहब ने तो खुला कह दिया इंडिया अलायंस वगैरह कुछ नहीं है, हमारी तरफ से खत्म है इंडिया अलायंस। और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गुजरात में हारती है तो बीजेपी डांटती है। केजरीवाल ये जान चुके हैं कि कांग्रेस का साथ लेने से उनको कोई फायदा हुआ नहीं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी केजरीवाल हार गए थे, तभी से केजरीवाल और कांग्रेस के बीच खटास आ गई थी। विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। गुजरात में केजरीवाल इसलिए भी कांग्रेस पर हमलावर हैं जिससे वो कांग्रेस की जगह खुद को बीजेपी का विकल्प बता सके। गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2022 में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले थे। केजरीवाल तो गुजरात के मतदाताओं से खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं जी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है और दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता है। सुनिए केजरीवाल को। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। यानी केजरीवाल कांग्रेस को ज्यादा धो रहे हैं रगड़ रगड़ कर, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें गुजरात में कांग्रेस की जगह लेनी है। उस गुजरात में जहां राहुल गांधी दावा हर बार कर देते हैं कि लिख के रख लो इस बार हम सरकार बनाएंगे। इधर महाराष्ट्र में भी गजब ही हो रहा है। मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को जोरदार झटका लगा था। राज ठाकरे तो 0 पर चले गए। इससे उबरने के लिए अब फिर से मराठी भाषा का मुद्दा उछाल रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ रैली भी कर सकते हैं। यानी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अपनी राजनीतिक जमीन बचाई जा सके। और इस चक्कर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के ही कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में मुंबई के व्यापारियों को थप्पड़ मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि व्यापारी मराठी नहीं बोल रहे थे। बताइए, फिर घूम फिर के बहुत पॉलिटिक्स किए और 0 से ऊपर बढ़ने का कोई रास्ता क्या दिखा कि भाई लोगों को मारो कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल पा रहे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेता खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा समर्थक और प्रेमी बताने में लगे। लेकिन जब इन लोगों से मराठी भाषा को लेकर सवाल करो तो सारी पोल पट्टी खुल जाती। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने मराठी भाषा को लेकर कुछ सवाल क्या पूछे, वो लोग तो बचकर निकल गए। वहीं राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे संवाददाता को डराने की भी कोशिश की। देखिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का मराठी टेस्ट और उसका रिजल्ट। पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में. कधी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आता आपण? ते डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतो ते? कुसुमाग्रजाचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा?
22 की 24 तारखेला आहे 27ला असते 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? ते आता नहीं तुम्हाला नहीं, आपल्याला महाराष्ट्राबद्दल माहित नहीं नाही. माहिती. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नहीं ना. तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता हाँ, सकते हैं? मराठी. आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हाँ, थे? ठीक. मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. लक्षात ठेवा. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती किती प्रेम आहे, किती प्रेम तुम्ही आहे? आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देंगे. ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता. तो ये है सच्चाई राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की. दूसरों को पीट रहे हैं, दूसरों से मराठी का टेस्ट ले रहे हैं, और इनसे पूछिए जवाब देते नहीं बनता तो कह रहे हैं तुम हमसे मराठी का टेस्ट कैसे ले सकते हो? ये सबसे टेस्ट ले सकते हैं. खैर, चुनाव में जो टेस्ट होगा उसमें तो 0 आता है. लेते रहिए पब्लिक का टेस्ट. पाठशाला में अब अगली क्लास. गोपाल तो निकला तजम्मुल, लेकिन उसके बाद कावड़ यात्रा को लेकर क्या नया बवाल मच गया है. हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा बहाना है, मोदी योगी के खिलाफ माहौल बनाना है. कैसे राज खुल गया है, अब इसका चैप्टर दिखाता हूं. 11 जुलाई से हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा शुरू हो रही है. कावड़ यात्रा के दौरान हिंदुओं की आस्था से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों, होटलों और ढाबों को मालिकों के लिए कहा गया कि भाई सही नाम और पहचान बताने का आदेश दिया जा रहा है, बताइए. लेकिन सही नाम और पहचान बताने के इस फरमान को कुछ लोगों ने मोदी और योगी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना लिया. अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोगों ने इस फरमान पर आसमान सिर पर उठा लिया. कावड़ रूट पर चेकिंग को सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ रोकने की कोशिश आतंकवाद हो जाती है क्या? या फिर कावड़ रूट पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ के बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश होने से कुछ लोग बौखला गए? क्योंकि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर चेकिंग को लेकर बवाल शुरू हुआ, उसकी हकीकत सामने आने पर विरोधियों की थ्योरी ही पलट गई. जिस गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगा, वो गोपाल नहीं तजम्मुल निकला और उसके पैंट उतरवाने का कोई सबूत नहीं आया. जबकि कावड़ यात्रा में मुसलमानों की भागीदारी से न तो हिंदू संगठनों को दिक्कत है और न ही कावड़ यात्रियों को, क्योंकि सालों से मुस्लिम कारीगर पवित्र गंगा जल ले जाने के लिए जो कावड़ है वो बना रहे हैं. मुस्लिम कारीगर कावड़ियों के लिए ड्रेस भी बना रहे हैं और बिना पहचान छुपाए मुस्लिम कावड़ियों के लिए शाकाहारी खाना भी बना रहे हैं. और भाई उनके बनाए कावड़ इस्तेमाल होते हैं, उनके बनाए हुए ड्रेस इस्तेमाल होते हैं. यानी मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं. मुसलमान तो सालों से कावड़ यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं. मामला सीधा सीधा धोखाधड़ी का है. भाई नाम बताओ ना भाई. कावड़ जो बना रहे हैं हरिद्वार में लोग बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, वो नाम छुपा के थोड़ी बना रहे हैं. जो ड्रेस बनाते हैं वो नाम छुपा के नहीं बनाते हैं. तो किसी को दिक्कत नहीं भाई, उसको पता है कि मैं शाहरुख से ले रहा हूं कि मैं जो है पांडे जी से ले रहा हूं, ले रहा है अपना. हाँ, आप बोलिएगा वैष्णो ढाबा है, उसमें गोपाल नाम बताइएगा, निकलिएगा तजम्मुल, तो भाई किसी को भी झटका लगेगा. संत और हिंदू संगठन भी अब सवाल उठा रहे हैं कि तजम्मुल का नाम बदलकर गोपाल रखना क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है?